कभी डाकुओं के नाम से जाना जाने वाला चंबल अब इस खिलाड़ी के नाम से भी पहचाना जाता है। और फर्क ये कि जिसने हाथों में बिना बंदूक उठाए ऐसा खौफ ढाया कि इतिहास बन गया। जी हाँ, 22 गज की पट्टी पर हिंदुस्तान का रुतबा पूरी कायनात में बुलंद करने वाली महिला संबलता की प्रेरणा और वुमेन स्टार क्रिकेट प्लेयर विरोधी टीमों को छकाना इनके बाएं हाथ का काम है। आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारी जो आज महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और जो बनना चाह रही हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। शुरुआत करते हैं आपसे, बहुत सारी आपसे जानकारी जुटानी है ताकि लोग इस क्षेत्र में आएँ तो उनके लिए कितना आप कारगर हों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोलालमपुर की, जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपकी हैट्रिक इतिहास बन गई थी। वो कैसे पल आए थे? वो पल बहुत ज़्यादा यादगार थे, मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़ास पल थे। क्योंकि उसमें मैंने वो मेरा फर्स्ट डेब्यू मैच था इंडिया के लिए। उसमें मैंने 5 विकेट लिए थे विद हैट्रिक, और वो रिकॉर्ड था। बाद में मैच के बाद मुझे पता चला वो एक रिकॉर्ड बना, और वो मोमेंट्स मिले, वो जो पल चल रहे थे, आज भी जब भी मैं याद करती हूँ तो उनको सोच के मेरे को बहुत खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है कि मैंने ये चीज़ करी है, और आगे भी उसके लिए बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। तो जब आपने 5 विकेट लिए जी, तो उसके बाद स्टेडियम का नज़ारा क्या था, परिवार के लोगों का नज़ारा क्या थे, आपके जो परिचित थे, क्योंकि आपने गली से शुरुआत किया और शिखर तक पहुँची, तो उनका क्या था रिएक्शन? जो मेरे टीममेट्स था, जो हमारे टीममेट्स हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो जब मैंने विकेट्स लिए तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे थे। वो आप वीडियोस भी देख सकते हो कि सब पूरी टीम मेरे को कांग्रेट्स करने आई थी, एक जश्न मना रहे थे वहाँ पे हम फील्ड पे जब मैंने विकेट्स लिए थे वो सारे। और जैसे ही बाहर गए तो कोचेस खड़े थे, क्लैपिंग कर रहे थे मेरे लिए। वो प्राउड मोमेंट था, सब मेरे को ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, तब प्राउड फील कर रहे थे, सबकी आइज़ में दिख रहा था। फिर जैसे ही मैंने प्लेयर ऑफ द मैच लिया, फिर मैं गई थी वीडियो कॉल करने मम्मी पापा को। वो लोग इमोशनल हो गए थे थोड़ा, और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे मेरे पे, और बोल रहे थे बेटा बस ये करो, कंटिन्यू, कीप इट अप। जी, तो देखिए, ये वो यादगार पल जब इतिहास रचा था आपने। सचमुच विश्व कप आपके हाथों में आया था और हर व्यक्ति को एक बेटी पर नाज हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि गली से आप शिखर तक पहुंची हैं। 4 साल की उम्र में आपने खेलना शुरू किया था, तो आपको पता था कि यहाँ तक आप पहुँचेंगी? जी, सपना तभी चुना था कि उस तरह तक पहुँचना है, और अभी तो सपना बाकी याद था। और मेरा लक्ष्य ये था कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊंचाई तक जाना है। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया इस पे कि सपना अकेले एक नहीं रचता, बाकी फैमिली का हाथ रहता है कि अगर इसको इधर भेजना है तो क्या क्या करना है। तो जरा परिवार के बारे में भी बताइए, कौन कौन परिवार में है और माता पिता क्या करते हैं, और कैसे आपको माता पिता ने सपोर्ट किया? जी, मेरे मम्मी पापा, भैया हैं, हम 4 लोग हैं घर में। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। मेरा भैया भी खुद का स्टार्टअप बिजनेस खोला उसने, ये सब है। और जब शुरुआत के दिन चल रहे, जब मैं 4 साल की थी, मैं अपने भैया के साथ ग्राउंड जाती थी। लड़के हमारे कॉलोनी में लड़के थे, तो हम उनके साथ जाते थे, लड़कियाँ कोई नहीं खेलती थी वहाँ पर। तो दिया उन्हें, चलो कि तुम बेटा बॉलिंग करो, बैटिंग तो हम लोग करेंगे, ऐसा करके वहाँ से बॉल डालना स्टार्ट किया। उनको भी बॉलर मिल गया, फील्डर भी मिल गया साथ में। फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए पापा ने देखा कि स्कोप है इसका क्रिकेट में, आगे चल के करेगी अगर क्रिकेट तो उसका रहेगा। तो उन्हें मेरे को समर कैंप्स में डलवा दिया कि तुम प्रोफेशनल स्टार्ट कर सकते हो। जब ग्राउंड पे गए थे, मेरे को मैम मिले, सर मिले, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर आप इसको खिलाइए, आगे जाएगी बहुत ज़्यादा। पापा को उधर से और कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे धीरे करके ट्रायल्स दिए, डिवीज़न रिप्रेजेंट करा, अपने मध्य प्रदेश के लिए खेला। जो परफॉर्मेंस रहती है, प्रोसेस रहती है, वो करते करते मैं नेशनल तक आई, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस लगती है। अच्छा, भारत में बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों के लिए जी अब बहुत कुछ कर रही है। हमेशा ये माना गया कि अभी तक बीसीसीआई सिर्फ पुरुष क्रिकेट को बढ़ावा देती थी, इस पर क्या कहेंगे आप?
जी पहले वुमेंस का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, किसी को कोई इतना फॉलो भी नहीं करता था, बस 2 से 3 नाम पता थे, वो भी जब टेलीविज़न पे तब पता थे, बाकी आधे लोगों का नाम नहीं पता था। अभी डे बाय डे वुमेंस क्रिकेट बहुत बढ़ते जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। WPL आया है, वर्ल्ड कप को फॉलो करे, जीता है वर्ल्ड कप, अभी आने वाला वर्ल्ड कप भी जीतने वाले हैं। सो वुमेंस क्रिकेट का यही होप है कि और बढ़ता जाए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिडन डायमंड्स बोलते हैं ना, कि कहीं छूट जाते हैं, दिख नहीं पाते, या फिर इतना गेम में कोई पहले देखता नहीं था, अब देखते हैं, तो अब वो सब आगे आएंगे, निखर के आएंगे और देश की बेटियां ज़रूर नाम रोशन करेंगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी। बिल्कुल, देखिए देश की बेटियां अब नाम रोशन करेंगी। BCCI भी उनके लिए महिला क्रिकेटरों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जैसे पुरुष क्रिकेटरों के लिए करता आया है। तो कुल मिलाकर के अब बड़े रास्ते हैं आपके लिए। और आपको बता दें कि अंडर 19 में आपने इतिहास रचा। हर कोई जानना चाहेगा अब आपका जो सपना है जी वो क्या है? मेरा सपना ये है कि मैं इस चीज़ को सीनियर नेशनल्स में रिप्रेजेंट करूं। लाइक जैसे अभी अंडर 19 इंडिया खेला, बहुत जल्द आगे सीनियर्स के लिए खेलूं, सीनियर्स के लिए भी वर्ल्ड कप उठाने का मुझे मौका मिले, और उसकी तैयारी चल रही है ज़ोरों से। अच्छा, जब महिला क्रिकेटरों ने वर्ल्ड कप जीता जी, तो उसके बाद अगर बात करें तो फ़र्क क्या देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा लड़कियों को जानने लग गए हैं कि अब पहले लोगों को 10 से 11 नाम पता थे, अब 15 के 15 पता हैं, और बाकी के जो जर्नीज़ है लोगों की, जैसे डोमेस्टिक में, पहले डोमेस्टिक पे कोई इतना गौर नहीं करता था, अब डोमेस्टिक के भी नाम पता है कि हाँ ये लड़कियां कर रही हैं, इनके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। लड़कियों को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, साथ में अब जो हम लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी हम लोगों को आके बोल रहे हैं कि आपकी जर्नी हमने देखा, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। अब WPL को कितना फॉलो कर रहे हैं, पहले शुरू के साल में ऑडियंस इतनी नहीं आती थी, अभी इतनी सारी आती है ऑडियंस, हमें इतना प्यार देती है। तो वो सबसे ज़्यादा मेन रहता है कि अगर हमें जनता का प्यार मिले, हमें सपोर्ट मिले, हम और इंकरेज होते हैं, वो ग्राउंड पे और एफर्ट्स दिखते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा अपर गेम, हमारा गेम और बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और हम लोगों को भी सपोर्ट मिले आपका। अगर बात करें आपका पसंदीदा मेल और फीमेल क्रिकेटर कौन है? मेरे पसंदीदा मेल में विराट कोहली और रोहित शर्मा आते हैं, सचिन सर भी है, वो तो गॉड ऑफ क्रिकेट, और बाकी फीमेल क्रिकेट में स्मृति दीदी, राणा दीदी, हरमन दीदी, ये तीन। अच्छा, तो राधा दीदी। जी, आपका अगर दिल करे तो किससे मिलना चाहेंगी? अगर अभी मन करे कि हमें मिलना है तो पहले प्रायोरिटीज पर किसको देंगी? पहले मुझे अभी हरमन दीदी और स्नेहा दीदी से मिलना। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात हो गई। हरमन दीदी से एकदम उनके साथ खेली नहीं, उनके अंडर में अभी तक खेली नहीं हूँ। मुझे हरमन दीदी के अंडर खेलना है और मतलब पूरी टीम के साथ रहना है। और बाकी मेल्स में मुझे अभी तक विराट कोहली से नहीं मिली, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, अब हर कोई जानना चाहता है कि महिलाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में आने के लिए परेशानियां क्या होती हैं? पुरुषों और महिलाओं में अभी भी खैर समानता अब तो मानी जाती है, लेकिन दिक्कतें हैं बेसिक। क्या दिक्कतें आती है? अभी मेरे ख्याल से ऐसा दिक्कत नहीं आती है, मुझे जहाँ तक पता इतनी दिक्कत नहीं आती। पहले आती थी, पहले बहुत चीज़ होती थी कि ये लड़की है, क्यों भेजना है, लड़के घूरेंगे, छोटे कपड़े पहनेगी, फिर कुछ हो जाएगा, ऐसे। मतलब जिस साइड से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, उधर तो यही बोलते थे मम्मी पापा को कि क्यों भेजना है, अभी कुछ हो कर हो जाएगा, ऐसे करके। सो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जब तक आप पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, कि कोई उनको कुछ नहीं कर सकता, और आप लोगों को ही वो बातें टालनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हर लड़की को ऐसा आपको देना चाहिए, वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेगी। हर लड़की को मौका मिलना चाहिए। हर लड़की को मौका मिलना चाहिए। अब कुछ ऐसे पर्सनल सवाल हैं जो बचपन से जुड़े हुए आपके हैं, उन सवालों को भी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। तो वैष्णवी जी, हम पहला सवाल आपसे चाहेंगे कि चंबल जैसी पहचान वाली धरती से आकर क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे पापा से मिली है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की जॉब भी छोड़ दी थी मेरे चक्कर में, कि लीव नहीं देते थे। मैं अपने मम्मी पापा का बता दूं कि ग्राउंड में अगर जाते तो मेरे साथ कोई ना कोई खड़ा रहता है, पापा, मम्मी, भैया।
तो मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर एक इंसान कर रहा है, अपनी सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली का हाथ ज़रूर होता है, तभी वो बच्चा आगे बढ़ता है। मुझे आज भी देखने को मिला, जब सीतापुर आप आई हुई हैं GD गोयनका के कार्यक्रम में, तब भी आपके मम्मी पापा आए हुए हैं। मुझे अकेला नहीं छोड़ते, उनको भी वो देखना कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो भी जो भी मैं करती हूँ उनको उस चीज़ में, हर चीज़ में प्राउड फील होता है। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि मैं उनको वो चीज़ करा पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करे हैं, क्या क्या छोड़ा है। और घर के लोगों से ज़्यादा ताने सुने उन्होंने तो, कि क्यों उसको खिलाना है। अच्छा, ताने आपको सुनने को मिले? मेरे पापा मम्मी को सुन, उन्हें मुझे वो बात मुझे आनी नहीं थी, वो चीज़ें कि मुझे बाद में पता चला, अच्छा इन लोगों ने आपसे ऐसा बोला था, ये चीज़ बोली थी। उन्हें वो चीज़ मेरे तक आनी थी, मेरे गेम पे इफेक्ट नहीं पड़ने दिया। इवन ये रहता है ना कि रिलेटिव्स बोलते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए डालो, पढ़ना लिखना नहीं है क्या, शादी की बात मतलब वो छोटे में रहती है ना कि ऐसा ऐसा। आज फक्र हो रहा होगा, आज मिलना चाह रहे होंगे आपसे। अब वो अपनी बेटियों को डाल रहे क्रिकेट में कि हम पहले डाल देते, काश ये सब स्पोर्ट्स में डाल देते। और फिर उनकी बेटियां भी बोलती हमारा भी ड्रीम था, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमारे मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, तुम कर रहे हो वो चीज़। तो मिसाल हैं आप जैसे पापा मम्मी, काश सबको मिले। जी प्लीज़ मिलना चाहिए। और आप लोग वो भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, वो आपका लड़का हो या लड़की हो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कि दुनिया की उनको परवाह नहीं होगी। अगर उनके मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे वो ज़रूर आगे जाएंगे, ऐसा होता ही है। आप लोगों की चिंता करना छोड़िए कि 4 लोग देखेंगे, 4 लोग बोलेंगे, कोई 4 लोग नहीं है, 4 लोग भूल जाएंगे आगे चल के। आपके बच्चे आपको प्राउड फील करेंगे, आप बस उन पर फोकस कीजिए, बस उन पर फोकस कीजिए। ये अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है। देखिए ये मिसाल है कि इनके अभिभावकों ने इनका साथ दिया, इनको ये रास्ता दिखाया, और बेटी भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरी। आज जो अपने लोग इनके लिए तमाम तरीके की बातें करते थे अभिभावकों से, आज उनके मुंह चुप हैं और उसी रास्ते पर चलने के लिए लालायित हैं कि काश वो भी वैष्णवी जैसा बन जाएं। तो देखिए ये बदलाव होता है, दोनों में विश्वास और आशाओं का जो मिलन हुआ वो अपने आप में एक नायाब है। कुल मिलाकर अगर बचपन की बात करें, बचपन में चूंकि आपका पहला क्रिकेट आइकॉन कौन था? आप 4 साल की थी तो आपको समझ थी कि कौन है? नहीं, 4 साल के मैं तो बस एंजॉय करती थी, ग्राउंड जाती थी, मस्ती करके आती थी, फिर स्कूल ना जाने का बहाना लेती थी कि मैं ग्राउंड जाना है, ऐसा करके। बाकी जब मैं 8-9 साल की हुई तब मुझे मैंने तब सचिन सर को देखा, मेरे को भी लगा कि नहीं मुझे भी सचिन जैसा बनना है, सचिन सर जैसा बनना है, मुझे भी आगे बढ़ के ऐसे ही नाम कमाना है, अपने मम्मी पापा के लिए मिसाल बनना है। तो वो सपना वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा। अच्छा, तो उसी समय आपको लग गया कि ये जो पल है जब क्रिकेट आपके जीवन का असली सपना है, कब लगा? वही 9 साल की उम्र में? जी 9 साल की उम्र में तो मैंने खेलना स्टार्ट किया था कि मतलब जब मैं 11 और 12 की थी तब मैंने अंडर 16 खेला था हमारे MP से, तब वो करा था। और जब मैंने फर्स्ट 16 खेला तो उसके बाद तो ऐसा था कि अब तो खेलना ही है, मुझे आगे बढ़ना है इस चीज़ में। सबसे ज़्यादा तब मुझे अच्छा प्राउड फील हुआ था, ऐसा लगा था सपना अब मेरा हो सकता है पूरा, जब मैं नमन अवार्ड्स के लिए गई थी। अच्छा। हाँ, अंडर 19 T20 में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर बनी थी, उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया था नमन अवार्ड्स करके। वो है पूरा फंक्शन था। हाँ जी। तो उसमें मुझे जगमोहन दालमिया का श्री जगमोहन दालमिया की ट्रॉफी मिली थी। अच्छा। तो उस पर मेरे को उन्होंने सम्मानित किया था। वहाँ पर मुझे रोहित सर सब मिले, जडेजा सर, रोहित सर, स्मृति दी, स्नेहा दी, सबसे मुलाकात हुई थी वहाँ पे। और ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ कमाने के लिए, इन लोगों से मिलने के लिए मैं और डबल मेहनत करूँगी, अपना सपना पूरा करूँगी। और मेरे मम्मी पापा उस समय भी मेरे साथ थे, तो खुशी वो आंखों में देखने के लिए मिलती है ना, जो दिल से खुशी निकलती है आंखों में देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा था कि मुझे फिर से ये पल जीना है। मैंने खुद के लिए एक वीडियो भी बनाई थी कि वैष्णवी शर्मा ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको याद रखना, अगर तुम्हें फिर से ये चीज़ करनी है तो तुम्हें दोबारा वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऐसे करके। तो वहाँ से मुझे ऐसा और ज़्यादा लगा कि मुझे खेलना ही है और सपना पूरा करना है। जैसे जैसे आप मिलती गई या देखती गई तो आपके अंदर खुद से ये कि मुझे ये बनना है, जी, ये जज्बा लेके चली आप जी, और उसको धीरे धीरे मुकाम देना शुरू कर दिया। चलिए, शुरुआती दौर में अगर चुनौती के तौर पर देखें तो जब आप गली में खेलने जाती थी जी, तब इतना महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए इतनी आज़ादी नहीं थी। जी, ये बात सच है? हाँ। तो जब नहीं थी तो उस दौरान चुनौतियाँ कौन कौन सी थी आपके सामने? उस समय चुनौतियाँ यही थी कि लड़कियां कम आती थी, ग्राउंड पे कोई आती नहीं थी। फिर
ग्राउंड के पास वाले लोग आ जाते देखने के लिए, अच्छा हाँ लड़की खेल रही है ऐसा वगैरह। मेरे लिए चुनौतियाँ वैसे इतनी नहीं थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा साइड में थे, तो कोई चुनौती ऐसी आने ही नहीं दी है। बाकी खुद से ही लर्न करती थी और चलता था, बाकी सर सिखाते रहते थे। तो मेरे हिसाब से बाकी लड़कियों ने प्रॉब्लम फेस करी होगी, लेकिन मैंने इतनी नहीं करी है जितनी बाकी सब ने करी होगी। अच्छा, महिला खिलाड़ी के तौर पर जी, आपको ऐसी कौन सी सुविधाओं की कमी महसूस हुई? सुविधाओं की कमी, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे मैं बढ़ रही थी, धीरे धीरे वो बढ़ रहा था वुमेंस का। शुरुआत में इतना नहीं था, जैसे आपसे पहली बात हुई कि फैसिलिटीज़ कम थी, पैसे का था कि जितना बॉयज़ को पे मिलता उतना हमें नहीं मिलता था। लेकिन अब तो इंडिया टीम में भी हो चुका है कि बॉयज़ के बराबर गर्ल्स को भी मिलेगा, और बाकी बहुत जल्द डोमेस्टिक में भी हो जाए तो अच्छी बात है। यही 2-3 हैं फैसिलिटीज़, हॉस्पिटलिटीज़ थोड़ी बहुत अब अच्छा, बराबर होने लग गई हैं। जी, जो हाथ चूड़ियों के लिए कहे जाते हैं कि चूड़ियाँ बालिकाएं पहनती, महिलाएं पहनती हैं, उन हाथ से आप स्पिनर का गेंद जी, कैसे घुमाती थी ज़रा? और लोगों को बताइए जो इस स्पिन की बाल डालते हैं उनके लिए कुछ बताइए आइडियाज़ कि कैसे बाल पकड़ती हैं, कैसे घुमाती हैं। फिर तो मेरा सीक्रेट रिवील हो जाएगा, फिर मैं विकेट्स लेना वो तो उसमें है ना, कैमरे में तो कैद ही होता है जब आप फेंकती होंगी। मैं यहाँ से अच्छे से डिटेल करके बताऊंगी तो मेरा सीक्रेट रिवील हो जाएगा। अच्छा, कुछ टिप्स दे दीजिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादातर अपना हाथ हेड के पास रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, और आपको अपनी बॉडी का अंदाज़ा होना चाहिए, जैसे खुद से समझ में आना चाहिए कि आपका कौन सा बॉडी क्या मूव कर रहा है और कैसे कर रहा है, एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। That's it। तो देखिए, हाँ, ये टिप्स भी आपके लिए है। अब चूंकि हर एक स्पिनर का अपना अंदाज होता है और अपनी ट्रिक होती है, वो ट्रिक दूसरे को कैसे दे सकता है कोई, इसका भी ख्याल रखना है चूंकि आगे जाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो खुद से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, दूसरे की स्पेशलिटी क्या है। बिल्कुल। अच्छा, अब लोग जानना चाहेंगे कि आपका पहला मैच वह और वो जो मोमेंट था, जो मोमेंट कहेंगे जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगी। जो मेरा यही वर्ल्ड कप वाला, जब मेरे को फर्स्ट जो एकदम टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ था ना, फर्स्ट मैच, वो हमारा साउथ अफ्रीका से था, उसमें मेरी प्लेइंग नहीं थी। जब मेरे को सेकंड मैच मिली, वही मेरा यादगार मोमेंट था मलेशिया के अगेंस्ट, और वहीं से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। अच्छा, 19 में चयन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, क्या करें बच्चे, उनका कैसे चयन होता है, कुछ इसकी प्रक्रिया क्या होती है? और तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप स्कूल से ट्रायल्स दे रहे हैं तो वो ठीक है, वरना नॉर्मल ट्रायल्स होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर आप हमारा डिस्ट्रिक्ट चलती है मध्य प्रदेश में कि डिस्ट्रिक्ट का मैचेस होते हैं, फिर उसमें से चुनी हुई लड़कियां मध्य प्रदेश के कैंप में आती हैं, फिर कैंप में से सिलेक्शन मैचेस होते हैं, फिर मध्य प्रदेश की जाके टीम बनती है। फिर मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करो, हाईएस्ट परफॉर्मेंस करो, जैसे मेरा बॉलिंग का है, मैं बॉलिंग में परफॉर्म करती हूँ, कोई बैटिंग में परफॉर्म करता है, फिर वहाँ से जोनल्स के लिए लड़कियाँ उठाते हैं या चैलेंजर्स के लिए लड़कियाँ उठाते हैं, फिर उनके आपस में मैच होते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके एक सीढ़ी है कि आप इधर परफॉर्म करो, फिर इधर से इधर परफॉर्म करो, ऐसा। फिर चैलेंजर्स के बाद इंडिया ए, बी या फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ भी होती है, उसके हिसाब से आप परफॉर्म करते जाओगे, आपका सिलेक्शन होता जाएगा। ये चीज़ रहती है। ये है चयन की प्रक्रिया जो बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे। अब हमारा सवाल खेल और प्रदर्शन को लेकर है। जी। खेल और प्रदर्शन को लेकर के हर कोई ये जानना चाहेगा, जब आप 22 गज की पट्टी पर उतरती हैं तो आपके दिमाग पे क्या चल रहा होता है? मैं ज़्यादातर अपना एक एम लेके जाती हूँ। जब मैं ग्राउंड में घुस रही होती हूँ तो मेरा ये रहता है, अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो बॉलिंग में मैं अपनी टीम के लिए या तो कंट्रीब्यूट करूँ कैसे भी, या तो ज़्यादातर डॉट निकालूँ बॉल, जिससे सामने वाली टीम पे प्रेशर है डॉट बॉल्स का, या फिर विकेट्स ही निकाल दूँ तो रन का प्रेशर है कि रन कर दें। तो मेरा ये रहता है जितना हो सके मैं मतलब बैटर को नचाऊँ अपनी बॉल पे, कि उसको टफ बना दूँ खेलना। और अगर पहले बैटिंग हो रही हो तो फिर ये रहता है कि जब मुझे बैटिंग मिलेगी उसमें मैं कैसे भी करके, किसी भी मेरे अंदाज में कैसे भी करके मैं रन मारूँ। अच्छा, ये देखिए, ये रहता है खौफ का। खौफ की बात आई तो चंबल से आप आती हैं। चंबल में डाकुओं का खौफ होता था, लेकिन आप विरोधी टीमों पर खौफ जो आपका दिमाग में उनके डाल देती हैं, वो कैसे डाल पाती हैं कि आप उतरी हैं तो पहले से ही जो आपके मुकाबले जो बैट्समैन होता है उसके दिमाग में, अरे अब तो बस उतरी हैं, अब तो कुछ कमाल कर देंगी, बच के खेला जाए? जी, वो
बैटर्स के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे मेरा तो यही रहता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स पे मेरे को बहुत भरोसा है। जो मैं इतने टाइम से करती आ रही हूँ, सिंगल विकेट करते आ रही हूँ, तो मुझे इस पर भरोसा है कि मैं जाऊँगी तो मेरे को पता है कहाँ बॉल डालनी है, कैसे डालनी है और बैटर को कैसे रीड करना है। अब बाकी बैटर खेलते हुए समझ जाता है कि हाँ देगी नहीं मारने के लिए, थोड़ा नचा सकती है, तो वो खौफ अपने आप धीरे धीरे होता रहता है। और बाकी मेरा तो काम यही है कि जितना से कितना नचाओ बैटर को, मजबूर करो कि वो खुद से मानने आए या फिर खुद आउट कर दो। जी, तो आपकी सबसे ताकतवर जी स्किल, जैसे अगर बात करें बैटिंग, बॉलिंग या फिर माइंड सेट जो होता है? सबसे ज़्यादा तो गेम में माइंडसेट ही रहता है। आपका माइंडसेट बताता है कि आप किस लेवल के प्लेयर हो, और आप अगर आपके पास अच्छा माइंडसेट है, आप किसी भी सिचुएशन में आप कोई भी प्रेशर हैंडल कर सकते हो। आप जैसे समझ लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन है, तो आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। आपको पता है कि जी आपको पता रहता है कि मेरा कौन सा मूव क्या रहेगा, और अपने जो आपने डिसीजन लिया उस पर बहुत कॉन्फिडेंस रहते हो। ये एक माइंडसेट में बहुत डिफरेंस आता है एज अ प्लेयर। अच्छा, जब कभी कड़ा मुकाबला होता है, बहुत ही मार्जिन कम होता है, उस समय जब मैच में प्रेशर होता है तो उसको कैसे संभालती हैं? वो प्रेशर मैं एंजॉय करती हूँ। मुझे वो चैलेंज लेना पसंद है कि हाँ अब मेरी टीम के लिए या तो आर या तो पार मैच है, तो उसमें हम लोगों की टीम एक तो बहुत जज्बाती हो जाती है कि नहीं हम इतने में आउट किए, हम उसको और कम में आउट कर देंगे, ऐसा करके। तो हमारा यही प्लान चल रहा था, या तो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल करवा दो उनको कि कर ही ना पाए, मार ही ना पाए। और वो फील्डिंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इन सब चीज़ों में। अगर बैटिंग टीम ने हमें ये टारगेट दिया है, मतलब वो चेस कर रही है बैटिंग टीम, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं उन पे, अपने एक माइंडसेट ऑरा बन जाता है ना ग्राउंड में। आपने देखो वो विराट कोहली इन सब के मैचेस देखे होंगे अपने वुमेन्स क्रिकेट के। हाँ बिल्कुल। कि फिर एक ऐसे एटमॉस्फेयर बना लेते कि सामने वाला बैटर चाह के भी नहीं मार पाता। वो शॉट लेने में डरता कि शिट आउट हो सकती हूँ मैं, आउट हो सकता हूँ मैं। सामने वाले खिलाड़ी इतने कहते हो कि कभी बख्श दो, ऐसा नहीं बोलते, वो अपने बैट से जवाब देते हैं, हम अपने बॉल फील्डिंग से जवाब देते हैं। कहीं कोई चीटिंग नहीं होती? चीटिंग नहीं होती इसमें। अच्छा, जोश रहता है कि अपनी टीम को जिताना है। जोश सब में रहता है। अब रिस्क की बात है कि अगर मेरे में इतना करेज है कि मैं रिस्क लूँगी कि हाँ समझ लो कि अगर बैटर लॉफ्ट शॉट खेलता है और मेरे में करेज है कि नहीं मैं अपनी बॉलिंग में भरोसा रखती हूँ, मैं तुम्हें शॉट मारने नहीं दूंगी, मैं बुला लूँगी ऊपर फील्डर, मार के दिखाओ, ऐसा करके। और फिर बैटर के ऊपर है कि हाँ भाई ये बॉल नहीं दे रही, खिंची डाली, अगर मैं जाऊँगा तो आउट हो सकती हूँ, हो सकता हूँ। तो वो पूरा करेज की, रिस्क लेने की, प्रेशर हैंडल करने की बात है, और ये सब एक माइंड सेट से आता है। चलिए, आपका फेवरेट शॉट अगर बात करें और स्पेल कौन सा है उसकी अगर बात करते हैं? बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की? बॉलिंग और बैटिंग दोनों। हाँ दोनों। मेरा फेवरेट शॉट स्वीप है, मुझे स्वीप मारना बहुत पसंद है। अच्छा। और अभी रिसेंटली रिवर्स स्वीप। अच्छा जी। तो रन वन बनते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो आपकी टीम है ये उम्मीद करती है कि बॉल में ही कमाल नहीं है, आप बैटिंग में भी कमाल करेंगे। जी, उनको कहीं ना कहीं मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है कि अगर बॉलें कम है, रन ज़्यादा है, तो मैं कैसे भी करके मेरा जो भी अंदाज़ है मैं कैसे भी करके अपनी टीम के लिए स्कोर कर सकती हूँ, उनको भरोसा रहता है। जी। अच्छा ये बताइए, जैसे लोग जानना चाहेंगे जो चंबल है जी, आप सुनती हैं कभी, उसका इतिहास तो जानती हैं? जी जानती। वहाँ जब आई हैं आप, तो उसमें कठिन ज़मीन जो थी, मतलब आपको मानसिक रूप से क्या उसने मजबूत बनाया? क्योंकि वहाँ की दस्यु सरगना, या जिन्हें डाकू कहते थे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब आप आई तो आपको मानसिक रूप से ये बात क्या मजबूत बनाई? इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं इतना। अच्छा, डाकू का कभी न इतिहास पढ़ा न जानना चाहा? इतिहास पढ़ा, जानती हूँ सब, लेकिन अब इस जमाने में कोई वो नहीं पढ़ता। वो जेनजी का जमाना चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं पढ़ता, तो इतना उस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, खुद पे इतना ज़्यादा वो है ना, मतलब फोकस खुद पे इतना ज़्यादा कि इधर उधर नहीं दे पाते, तो उसका अंदाज़ा नहीं रहता कुछ। चलिए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो बाहर न दर्शक देख पाते हैं न लोग जान पाते हैं, उन सवालों को भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे। टीम इंडिया जो प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे जो आपकी वहाँ की लाइफ है, उसमें अगर बात करें टीम इंडिया या स्टेट टीम की, उसके ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है? माहौल तो बहुत अच्छा रहता है। जो टीम इंडिया का माहौल रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें एटमॉस्फेयर ले लो, बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ज़्यादातर मस्ती कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। जब फील्ड में उतरने की बारी आती है
तब सबको पता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रोल कि क्या करना है, कैसे करना है। और हम लोगों को एकदम क्लियर चीज़ें पता रहती हैं कि हमें इस बॉलर की बॉल पे हमें कहाँ कैसे मूव करना है, या फिर बॉलर कब आर्मर बॉल फेंक रहा है या क्या फेंक रहा है, तो उसके हिसाब से क्या फील्ड चेंज करनी है। तो हमें सब चीज़ें क्लियर रहती हैं और हम लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए भी टाइम हो जाता है, तो हम सब आपस में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत कंफर्टेबल रहती हैं आपस में। कौन सी सीनियर खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? स्नेहा दीदी। अच्छा जी, क्या स्नेहा लगता दीदी, है? सॉरी। अच्छा, क्या लगता है? उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो लेके चलती हैं। जैसे अगर आप सोचो कि मैं बॉलिंग कर रही हूँ, मुझे विकेट्स मिल रहे हैं, मुझे लेके चलेंगी कि कहाँ पे कमी हो रही है, तो बताएंगे कि वैष्णवी रोटेशन दे, अच्छे से कर, ऐसा करके। इवन उनने मुझे खुद का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बोला कि तू कर सकती है, तू कर, ट्राई कर। जैसे अभी मल्टी रेस की बात है, उनका रिकॉर्ड बना था 8 विकेट का, तो मुझे दूसरे हैंड से विकेट मिल रहे थे, तो उन्होंने बोला वैष्णवी चल, अगर तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगी मैं तेरे को हेडफोन्स ला के दूंगी, ऐसा करके। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी और फिंगर लगा, तेरी फिंगर नहीं लग रही, इंकरेज किया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शाबाशी भी दी। तो वो चीज़ बहुत प्रेरणा करती है और प्रेरित करती है आगे करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। अभी कुछ जलन खून भी होते होंगे? नहीं, अंदर अंदर जलते हो सकता, बाहर ना आता। अच्छा, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे सब जो भी है सामने। अच्छा, तो वो आपको बताती हैं कि इसको और बेहतर करो, हमारा रिकॉर्ड तोड़ो, उन्हें खुशी होती है? जी, उनको खुशी होती है, एक दूसरे के सेलिब्रेशन में एंजॉय करते हैं। और अभी भी उनसे मिली थोड़ी टाइम पहले, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आगे अभी ऐसे करना है, अच्छा चल रहा है तुम्हारा, और भी चीज़ें कि अभी फिर से मिलते हैं, खेलते हैं एक साथ, ऐसे करके। अब ऐसे में सवाल आता है, जो विरोधी टीम होती है जी, उसका कौन सा प्लेयर होता है जो चुनौतीपूर्ण जिसे आप मानती हैं? जी, उसका कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे आप चुनौतीपूर्ण मानती हैं कि ये अगर आया सामने तो हमारा लाइन लेंथ बिगाड़ देगी? ऐसे तो सीनियर दीदी हैं, हरमन दी हुई, स्मृति दी हुई, प्रतिका दी हुई, ये सब लोग अच्छा है कि ये माइंड से खेलना जानते हैं, बॉलर के माइंडसेट कैसे करना है ख़राब, या फिर किस मतलब अगर ये शॉट मार देंगे तो उसके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे, ऐसा करके। तो उनके सामने थोड़ा जो अपर लेवल खेल रहे हैं उनके सामने थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, बट जब तक चैलेंज ना मिले तो वो मज़ा कैसा, उनके सामने ही बॉल डालने में मज़ा आता है कि आप मारो, मैं रुक के दिखाऊंगी आपको। तो चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे भी जारी रखते हैं। बहुत सारे सवालों का आज बेबाकी से आपने जवाब दिया और वाकई में प्रेरणा और संदेश का काम करेंगे ये तमाम ऐसे जवाब आपके। तो अब प्रेरणा और संदेश को लेकर भी सवाल हम आगे बढ़ाते हैं। आज की युवा लड़कियों को जो क्रिकेट में आना चाहती हैं जी, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने ड्रीम्स खुल के जिए, किसी का ये मत रखो कि कौन जज करेगा, कौन देखेगा। लोग इतने खुद के काम में इतने व्यस्त हैं, वो किसी को नहीं देखेंगे, 2 दिन जज कर लेंगे, 3 दिन जज कर लेंगे, उसके बाद उनको भी खुद के काम है। आप लोग आगे आइए, अपना खुद के क्वेश्चंस रखिए, अपनी बात रखिए और अपने सपने जिए। किसी को मत सोचे कि कौन सोच रहा है, छोड़ने दो, आप अपना काम करो। अच्छा, मैच से पहले जी, आपका लकी रिचुअल क्या है? मेरा लकी रिचुअल ये है कि जब मैं बस में ट्रैवल कर रही होती हूँ, मतलब जब होटल से ग्राउंड जा रहे होते हैं, तो मैं भजन सुनती हूँ। शुरुआत में भगवान के 4 से 5 भजन सुन के जाती हूँ, उसके बाद कुछ नॉर्मल सॉन्ग्स लगाती हूँ। अच्छा, फ्री टाइम में वैष्णवी शर्मा क्या करती हूँ? फ्री टाइम में मैं ज़्यादातर पहले तो फ़ोन ही चलाती हूँ। अच्छा जी, पहले फ़ोन चलाती हूँ कि क्या क्या है फ़ोन में, फिर अगर लगता है कि नहीं मैच की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो थोड़े इंटरव्यूज़ वगैरह देख लिए कि कौन प्लेयर्स का क्या चल रहा है, थोड़ा मैचेस का देख लिया, दूसरे प्लेयर्स किस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर या तो ट्रैवल कर रही हूँ फ्री टाइम में, तो मैं बुक रीड करती हूँ ज़्यादातर, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ये सब। अच्छा, अगर आप क्रिकेटर ना होती हाँ, तो क्या करती, किस फील्ड में जाती? फील्ड्स ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। जैसे? मतलब मल्टी टैलेंटेड, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उसमें प्राथमिकता के तौर पर कौन होता? डांसर होती। अच्छा। या फिर हाँ, मुझे डांस का शौक है, या पढ़ाई कर लेती, मॉडलिंग, नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, आपका पसंदीदा खाने का आइटम क्या है? गोलगप्पे। गोलगप्पे। चलिए, किस खिलाड़ी के साथ एक फोटो या साझेदारी करना आपका ड्रीम है? साझेदारी मतलब उनके साथ खेलना पसंद करेंगी, साझेदारी करना चाहेंगी? हरमनदीप स्मृति थी।
अच्छा, ये आपका लक्ष्य है? जी, उनके साथ खेलना है, उनके अंडर खेलना है मुझे। उनके अंडर खेलना है। चलिए, आज आप सीतापुर आई थी जीडी गोयनका के कार्यक्रम में, और वहाँ पर आपने बहुत समय बिताया, शायद इतना समय एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में जो खेल की मीट थी, और लक्ष्य नाम से आपने उसका कार्यक्रम किया 2 दिवसीय। कितने घंटे आपने बिताए, और इस दौरान जो आपका ऑब्जर्वेशन था, क्या कहेंगी जरा सर? जी, मैं आज के प्रोग्राम में शामिल थी। मैंने आज बिताया 5 से 6 घंटे वहाँ पे। वहाँ के बच्चों में मुझे ऐसा लगा कि आने वाला फ्यूचर स्टार हैं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, छोटे से छोटे बड़े से बड़े बच्चों को देख लो कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लर्निंग पावर अच्छी है। ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ क्रिकेट या फिर एथलीट, नहीं, डांसिंग, सिंगिंग, बैंड वगैरह था वहाँ पे पूरा। बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स को इंकरेजमेंट कर रहे हैं। पढ़ाई तो चल ही रही है, पढ़ाई में मैंने कुछ बच्चों को मतलब वो अवार्ड्स वगैरह दिए हैं जिनने 99, 100 मार्क्स लेके आए हैं ऐसे करके। तो पढ़ाई में भी है वहाँ के बच्चे, स्पोर्ट्स में भी है। बहुत आने वाला ब्राइट फ्यूचर है वहाँ के लोग, और वहाँ के बच्चे ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे थे, बिल्कुल नहीं शर्मा रहे थे। उनमें जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस मुझे भी आगे चाहिए। ऐसे बात करने में मेरे को नहीं होता था, लेकिन वो चीज़ मुझे भी चाहिए, और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। जीडी गोयनका के कार्यक्रम में हमने खुद देखा कि वैष्णवी अपने आप को रोक नहीं पाई और फील्ड पर खुद पहुंच गई बकअप करने के लिए। और वो नज़ारा कैसा लग रहा था जब वहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट का बल्ला लेकर के लोग डांस करते हुए और पूरा मस्ती कर रहे थे। वो मुझे ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं खुद भी मोटिवेट हो रही थी, क्योंकि अभी मेरे को 2 साल ही हुए स्कूल छोड़े हुए मेरा। तो मुझे भी मेरे बाकी के जो मेमोरीज थी रिफ्रेश हुई। जैसे हमारा एनुअल डे बनता था, हमारा इतना अच्छा नहीं बना जितना इधर बना, जीडी गोयनका में, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया। अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पे, ये नहीं कि 2-3 जो हर जगह होती है, अलग अलग चीज़ें हुई। इवन वो भी रिंग में आग लगी थी, बच्चे कूद रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि स्टेप भूल जाते हैं तो वो क्विट कर देते हैं। एक बच्ची का मटका फूट गया था उस समय, वो कंटिन्यू वो डांस स्टेप कर रही थी इमेजिनरी मटके के साथ। तो वो चीज़ अच्छी लगी, कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। यहाँ से मैं भी ये सीख के जा रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, कॉन्फिडेंस कैरी करना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अगर है आपका तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य को साधे रखिए तो कोई मुकाम ऐसा नहीं होता जो हासिल कर सके। तो आप इतनी दूर से, मध्य प्रदेश से आपका आना हुआ, तो आने का सफल हुआ? जी, बहुत ज़्यादा सफल हुआ। मुझे मैं मेमोरीज पर बिलीव करती हूँ कि बेस्ट मेमोरीज बननी चाहिए, और बेस्ट मेमोरीज के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती है। और मतलब मेरे लिए तो ये ऑनर की बात हुई कि इनने मुझे बुलाया, ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिली। इतना ज़्यादा मोटिवेट मैं हुई यहाँ पे बैठ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कितनी बड़ी शख्सियत हो, वो कहीं ना कहीं से सीखती है। तो वैष्णवी जब सीतापुर पहुंची तो इन्होंने भी आज सीखा जीडी गोयनका में, और आज कई घंटे बिताए, और इस दौरान बच्चों को बहुत बकअप किया, अभिभावकों को बहुत बकअप किया। अभिभावक और बच्चे सारे खुश नज़र आए, क्योंकि किसी को आपने निराश नहीं किया। सबको ऑटोग्राफ देती रहीं, फ़ोटो खिंचवाती रहीं, और सबको लगा कि काश हम भी आपके मुकाम तक पहुँचें। तो आपका यही संदेश था, हमारे तक क्यों, हमसे भी ऊंचाइयों तक जाइए। आप में वो प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को मंच प्रदान करने का काम किया जीडी गोयनका ने। तो आपने बहुत सारी बातचीत की इंडिया से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं सभी की कि हम आपको विश्व के पटल पर देखना चाहते हैं, और चमकता हुआ सितारा हैं, और वो उसको और ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो हम भी किसी रास्ते पे मिलें तो हम भी कहें कि हम भी आपको जानते हैं। जी, थैंक यू सो मच, जल्दी पहुंचूंगी। मेरा एक और छोटा सा वो था, मतलब एक चीज़ बतानी थी कि इन सब चीज़ों के दौरान अप्स डाउन होते हैं, तो आप प्लीज़ याद रखिएगा कि आप 100% दे रहे हो। आपका वो जो आपने मेहनत की है वो आपको ऑन फील्ड दिखी है, आपकी पढ़ाई में दिखी कि हाँ आपके मार्क्स आए हैं, सब हुआ है, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका नाम कट गया, कुछ हुआ, उसमें कभी डिसपॉइंट मत होना। जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, क्या पता आपको डबल बेस्ट मिले। जब आप दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको पता हो कि ठीक है आपने फेलियर देखा है, वो फेलियर नहीं होगा, वो लर्निंग होगी कि आपको और क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना कि एक लर्निंग के साथ जाओ, और इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करो कि दूसरा आपको फिर कभी पीछे ना कर पाए, आपका नाम नहीं हटा पाए।
ऐसा कमबैक करो और कभी इन चीज़ों से डिसअपॉइंट नहीं होना। ये तो एक एक्सपीरियंस होता है और हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कभी ना कभी आता है तो पहले ले लो। बिल्कुल, इतिहास रचने वाले का संदेश है, तो इसलिए आप इस संदेश को आत्मसात करिए और आगे बढ़िए। आज के लिए बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।